हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 13 पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स एंड पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी आर टू वेज ऑफ बजटरी कंट्रोल इन इंडिया। एक्सप्लेन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत में ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स और पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी कैसे टू जरूरी तरीके हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट के बजट और खर्चे पर कंट्रोल रखा जाता है। हमें उनका मीनिंग, प्रोसेस और इंपॉर्टेंस समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बजटरी कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जिससे गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती है। इससे एश्योर किया जाता है कि पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हो। भारत जैसे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG दोनों मिलकर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। पार्लियामेंट बजट अप्रूव करती है और CAG एक्सपेंडिचर ऑडिट करता है। दोनों मिलकर बजटरी कंट्रोल के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। मेन बॉडी। 1. बजटरी कंट्रोल का अर्थ और महत्व। डेफिनेशन। बजटरी कंट्रोल का मतलब है बजट के हिसाब से खर्चे और इनकम का कंपैरिजन करना और जरूरत पड़ने पर करेक्शन करना। मकसद, पब्लिक मनी का मिसयूज ना हो और हर पैसा अकाउंटेबल हो। डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी है कि टैक्स पेयर्स का पैसा ट्रांसपेरेंसी के साथ उस हो, इसलिए पार्लियामेंट और ऑडिट दोनों इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। 2. पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, बजट के पहले और बाद का कंट्रोल। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी एक ऐसा सिस्टम है जिससे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल एक्शंस को मॉनिटर करती है। ए. बजट प्रेजेंटेशन और अप्रूवल। फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, आर्टिकल 112 के तहत। मेंबर्स बजट पर डिस्कशन करते हैं और डिमांड फॉर ग्रांट्स और अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू एक्सपेंडिचर अप्रूव करते हैं। बी. कंट्रोल के टूल्स। कट मोशंस, गवर्नमेंट के स्पेसिफिक खर्चे पर ऑपोजिशन या मेंबर्स अपना ऑब्जेक्शन रखते हैं। क्वेश्चन आवर एंड डिस्कशन, मिनिस्टर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC CAG के रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स प्रोग्राम्स की एफिशिएंसी को एवेल्युएट करती है। C. महत्व। एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाता है। ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन बढ़ता है। एफिशिएंट गवर्नेंस को प्रमोट करता है। 3. ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। CAG का रोल। A. मीनिंग और रोल। ऑडिट का मतलब है सरकारी अकाउंट्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना जिससे मालूम हो कि पैसा सही तरह से उस हुआ या नहीं। CAG आर्टिकल 148 भारत के फाइनेंशियल गार्डियन है। B. CAG के मेन फंक्शंस। कंप्लायंस ऑडिट, रूल्स और लॉस के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ या नहीं चेक करता है। परफॉर्मेंस ऑडिट, गवर्नमेंट स्कीम्स एफिशिएंट और इफेक्टिव है या नहीं एवेल्युएट करता है। प्रोप्राइटी ऑडिट, एक्सपेंडिचर पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ या वेस्टफुल था ये देखना। C. रिपोर्ट्स और अकाउंटेबिलिटी। CAG अपने रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट या गवर्नर को देता है जिसे पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC इन रिपोर्ट्स पर एक्शन लेती है। D. एग्जाम्पल, 2G स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक एलोकेशन जैसे केसेस में CAG ने मेजर इरेगुलरिटीज दिखाई थी जिससे पब्लिक और लीगल लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स आए। 4. ऑडिटिंग और पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का कनेक्शन। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। पार्लियामेंट CAG के रिपोर्ट्स पर रिलाई करती है। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी पहले का कंट्रोल है बिफोर स्पेंडिंग और ऑडिट बाद का कंट्रोल है आफ्टर स्पेंडिंग। दोनों मिलकर डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। कंक्लूजन, इंडिया में ऑडिटिंग और पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी दोनों मिलकर एंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा सही जगह उस हो और कोई इरेगुलरिटी ना रहे। CAG और पार्लियामेंट कमिटीज जैसे PAC मिलकर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं। यह दोनों टूल्स डेमोक्रेसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Discuss the concept and techniques of inventory control. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कौन से टेक्निक्स यूज की जाती है ताकि स्टॉक और मटेरियल का सही मैनेजमेंट हो सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल्स और गुड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट, जैसे कब ऑर्डर करना है, कितना रखना है और कब यूज करना है। इसका मेन पर्पस होता है कि ना तो स्टॉक ज्यादा हो जाए और ना ही कम पड़े। इफेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट कम होती है। ये सिस्टम प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल्स का सप्लाई, स्टोरेज और अवेलेबिलिटी मैनेज किया जाता है। इसका मेन एम होता है डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस बनाना। ये कॉस्ट कंट्रोल करता है और एश्योर करता है कि ऑपरेशन स्मूथ चल रहे हैं। इंपॉर्टेंस। स्टॉक आउट होने से बचता है। स्टोरेज कॉस्ट कम करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। क्वालिटी मेंटेन करता है और वेस्टेज कम करता है। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, मटेरियल्स टाइम पर मिले, इन्वेस्टमेंट कम रखना, अननेसेसरी स्टॉक पर पैसा ब्लॉक ना हो, प्रोडक्शन स्मूथ बनाना, काम कभी रुकना नहीं चाहिए, क्वालिटी और वेस्टेज कंट्रोल, अच्छे मटेरियल्स यूज करना और वेस्ट अवॉइड करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फ्यूचर प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए डाटा यूजफुल होता है। 3. टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। आइटम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। आइटम्स, हाई वैल्यू, लो क्वांटिटी। B आइटम्स, मॉडरेट वैल्यू एंड क्वांटिटी। C आइटम्स, लो वैल्यू, हाई क्वांटिटी। आइटम्स पर ज्यादा फोकस होता है। B VED एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। मोस्टली हेल्थ और पब्लिक सेक्टर्स में उस होती है। वाइटल, बहुत जरूरी आइटम्स। एसेंशियल, इंपॉर्टेंट बट थोड़ा डिले हो सकता है। डिजायरेबल, डिले पॉसिबल विदाउट बिग लॉस। C EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक फॉर्मूला है जो आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी बताता है जिससे कॉस्ट कम हो। फॉर्मूला EOQ इक्वल 2DS/H। D इक्वल डिमांड, S इक्वल ऑर्डरिंग कॉस्ट, H इक्वल होल्डिंग कॉस्ट। D JIT, जस्ट इन टाइम। मटेरियल तभी मंगाया जाता है जब जरूरत हो। स्टोरेज कॉस्ट कम होती है लेकिन कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। A FSN एनालिसिस, फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग। कंजम्पशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम्स। F HML एनालिसिस, हाई, मीडियम, लो। आइटम के यूनिट प्राइस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है। एक्सपेंसिव मटेरियल्स पर स्पेशल कंट्रोल रखा जाता है। 4. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्वेंटरी कंट्रोल। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स, ERP सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड कीपिंग इजी होती है। बारकोडिंग और RFID, इन्वेंटरी ट्रैकिंग फास्ट और एक्यूरेट होता है। डेटा एनालिटिक्स, डिमांड फोरकास्टिंग और स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। पब्लिक सिस्टम्स में डिजिटल टूल्स से ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ती है। 5. चैलेंजेस इन इन्वेंटरी कंट्रोल। डिमांड और सप्लाई का अनसर्टेनिटी, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की कमी, पुअर स्टोरेज और आउटडेटेड डेटा, स्किल्ड स्टाफ और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का लैक। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग, ऑटोमेशन और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी है। कंक्लूजन। इन्वेंटरी कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज करता है। ABC, EOQ और JIT जैसे टेक्निक्स कॉस्ट कम करने और सर्विस इंप्रूव करने में मदद करते हैं। आज के डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी ने इन्वेंटरी कंट्रोल को ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बना दिया है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Explain the concept and approaches of systems analysis. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि सिस्टम्स एनालिसिस क्या होता है और उसके मेन अप्रोचेस कौन से हैं। हमें ये बताना है कि पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट में इसका उस कैसे होता है और कौन से थियरीज और मेथड्स इसके बेस पर काम करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिस्टम्स एनालिसिस एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम किसी भी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को समझते हैं, ये देखने के लिए कि सब एक साथ मिलकर गोल कैसे अचीव करते हैं। पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करता है प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करने में।
यह सिस्टम्स थियरी पार बेस्ड है, जो कहती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरकनेक्टेड पार्ट्स का सेट होता है। पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट में ये अप्रोच बहुत यूजफुल होती है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस। सिस्टम्स एनालिसिस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। इसमें इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स और फीडबैक सबका एनालिसिस होता है ताकि वीकनेस और इंप्रूवमेंट एरियाज पता चल सके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये पॉलिसी एवैल्यूएशन और डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाता है। यह होलिस्टिक व्यू पर फोकस करता है, जैसे फाइनेंस, मैनपावर और प्लानिंग सब एक सिस्टम के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में सिस्टम्स एनालिसिस से ये समझा जा सकता है कि डॉक्टर्स, रिसोर्सेस और पेशेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस। सिस्टम के गोल्स और फंक्शंस आइडेंटिफाई करना, एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, किसी एक पार्ट के चेंज का इफेक्ट पूरे सिस्टम पर देखना, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करना और उनके आउटकम्स प्रिडिक्ट करना, रैशनल और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना। 3. अप्रोचेस ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस। ए. साइंटिफिक अप्रोच। इस अप्रोच में डाटा और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एनालिसिस होता है। एक्सपेरिमेंटेशन और फैक्ट्स पर फोकस किया जाता है, जैसे वेलफेयर स्कीम्स की परफॉर्मेंस को डाटा के जरिए मेजर करना। बी. रैशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच। यह अप्रोच लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप डिसीजन प्रोसेस पर बेस्ड है। गोल्स डिफाइन करना, ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करना और बेस्ट ऑप्शन चूज करना इसके में स्टेप्स है। हर्बर्ट सिमो की बाउंडेड रैशनैलिटी थियरी यहां रेलेवेंट है। डिसीजन मेकर्स बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनते हैं विद इन लिमिट्स। सी. बिहेवियरल अप्रोच। इस अप्रोच में ह्यूमन बिहेवियर और मोटिवेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एम्प्लॉय एटीट्यूड सिस्टम के परफॉर्मेंस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर स्टाफ मोटिवेटेड है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। डी. साइबरनेटिक और फीडबैक अप्रोच। नॉर्बर्ट वीनर की साइबरनेटिक्स थियरी पर बेस्ड यह अप्रोच फीडबैक सिस्टम पर फोकस करती है। सिस्टम फीडबैक लेकर अपने फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट्स करता है। एग्जाम्पल, सिटीजन्स के फीडबैक के बेसिस पर पब्लिक सर्विसेज को मॉडिफाई करना। 4. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सिस्टम्स एनालिसिस। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सिस्टम के गोल्स और बाउंड्रीज डिफाइन करना, डेटा कलेक्ट करना, ऑल्टरनेटिव्स एनालाइज करना, बेस्ट सॉल्यूशन चूज करके इंप्लीमेंट करना, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना और फीडबैक लेना। 5. इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिसीजन मेकिंग को साइंटिफिक बनाता है, डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इंटीग्रेशन लाता है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अर्बन प्लानिंग में ये अप्रोच ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और एनवायरनमेंट पॉलिसीज को इंटीग्रेट करने में मदद करती है। कंक्लूजन, सिस्टम्स एनालिसिस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पब्लिक सिस्टम्स को समझने और इंप्रूव करने में मदद करता है। इसमें साइंटिफिक, बिहेवियरल और फीडबैक अप्रोचेस कंबाइन होते हैं ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों मिले। इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्फॉर्म्ड और बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, जिससे पूरा सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Analyze the various group decision making techniques. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अलग अलग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना है, कैसे ये काम करती है, इनके फायदे और लिमिटेशंस क्या है, और पब्लिक सिस्टम्स में इनका क्या रोल है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब डिसीजंस ग्रुप के थ्रू लिए जाते हैं तो उनमें ज्यादा क्रिएटिविटी और बैलेंस होता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कई लोग मिलकर डिस्कस करके, आइडियाज शेयर करके और ऑप्शंस को इवैल्यूएट करके फाइनल डिसीजन लेना। पब्लिक सिस्टम्स में जहां कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, वहां ग्रुप डिसीजन मेकिंग से पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ऐसे डिसीजंस को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज की जाती है। चलिए उनके बारे में डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। कॉन्सेप्ट। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है जहां सब लोग अपने आइडियाज फ्रीली शेयर करते हैं बिना क्रिटिसिज्म के। प्रोसेस। सब मेंबर्स अपने आइडियाज देते हैं और उन्हें नोट किया जाता है बिना जज किए। एडवांटेजेस। क्रिएटिविटी बढ़ता है और हर किसी को बोलने का मौका मिलता है। लिमिटेशंस।
कभी कभी डिस्कशन अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है या कुछ लोग डोमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग मीटिंग्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग का उस होता है नए आइडियाज जनरेट करने के लिए। 2. नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एनजीटी कॉन्सेप्ट। एनजीटी एक स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है जहां सबको इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। प्रोसेस, पहले सब अपने आइडियाज इंडिविजुअली लिखते हैं, फिर एक एक करके प्रेजेंट करते हैं, डिस्कशन और वोटिंग होती है। एडवांटेजेस, कोई भी एक पर्सन डोमिनेट नहीं करता और सबके आइडियाज कंसिडर होते हैं। लिमिटेशंस, स्पॉन्टेनियस डिस्कशन थोड़ा कम होता है। एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटीज में प्रायोरिटीज डिसाइड करने के लिए उस होती है। 3. डेल्फी टेक्निक कॉन्सेप्ट। डेल्फी एक एक्सपर्ट बेस्ड मेथड है जिसमें क्वेश्चनर राउंड्स के जरिए अनोनिमस फीडबैक लिया जाता है। प्रोसेस, एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस मल्टीपल राउंड्स में लिए जाते हैं जब तक कंसेंसस ना हो जाए। एडवांटेजेस, ग्रुप प्रेशर नहीं होता और इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनता है। लिमिटेशंस, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपर्ट कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एग्जाम्पल, पॉलिसी फोरकास्टिंग और डिफेंस प्लानिंग में काफी यूज होता है। 4. डायलेक्टिकल इंक्वायरी और डेविल्स एडवोकेसी कॉन्सेप्ट। दोनों मेथड्स क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए उस होते हैं। डायलेक्टिकल इंक्वायरी, दो ग्रुप्स अलग अलग व्यू पॉइंट्स प्रिपेयर करते हैं और डिबेट के थ्रू बेस्ट सोल्यूशन निकलते हैं। डेविल्स एडवोकेसी, एक पर्सन या ग्रुप इंटेंशनली प्रपोजल को चैलेंज करता है ताकि वीकनेसेस सामने आए। एडवांटेजेस, डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होती है और रिस्क समझ में आता है। लिमिटेशंस, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिसी डिस्कशंस और ऑडिट रिव्यूज में उस होता है। 5. इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग टेक्निक EMT कॉन्सेप्ट। ये एक मॉडर्न मेथड है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ग्रुप डिसीजन लिया जाता है। प्रोसेस, पार्टिसिपेंट्स रिमोटली कनेक्ट होते हैं, अपने आइडियाज एनोनिमस शेयर करते हैं और वोटिंग होती है। एडवांटेजेस, टाइम और लोकेशन दोनों बचते हैं और एनोनिमिटी मेंटेन होती है। लिमिटेशंस, फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं होता और टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नेंस और डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन में EMT का यूज बढ़ रहा है। कंक्लूजन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स से पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ते हैं। हर टेक्निक का अपना एक यूनिक फायदा है, इसलिए सिचुएशन के हिसाब से उन्हें चूज करना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, NGT और डेल्फी जैसे मेथड्स को कंबाइन करके डिसीजंस और इफेक्टिव बनाए जा सकते हैं। आज के डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड्स जैसे EMT पब्लिक डिसीजन मेकिंग को और भी स्ट्रांग बना रहे हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Write short notes in about 250 words on each of the following. A. Types of accountability. B. Essentials of work measurement. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग टॉपिक्स पर लिखना है, अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स और वर्क मेजरमेंट के एसेंशियल्स। पहले पार्ट में हमें बताना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग प्रकार की अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जैसे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, प्रोफेशनल। दूसरे पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना है कि वर्क मेजरमेंट के बेसिक एलिमेंट्स क्या है और ये एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अकाउंटेबिलिटी और वर्क मेजरमेंट दोनों ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अकाउंटेबिलिटी से पब्लिक सर्वेंट्स अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जबकि वर्क मेजरमेंट से उनके परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को मेजर किया जा सकता है। इन दोनों का मेन गोल होता है ट्रांसपेरेंसी और बेटर गवर्नेंस लाना। मेन बॉडी। ए. टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए उत्तरदायी होना। यह इंश्योर करता है कि ऑफिशियल्स अपने ड्यूटीज ईमानदारी से निभाएं। इसके मेन टाइप्स ये हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने वोटर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के सामने अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह होते हैं। एग्जाम्पल, लोकसभा में मिनिस्टर्स का क्वेश्चनिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। सिविल सर्वेंट्स अपने सुपीरियर्स और गवर्नमेंट रूल्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह सिस्टम एफिशिएंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करता है। लीगल अकाउंटेबिलिटी। हर पब्लिक ऑफिशियल को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। जुडिशरी इंश्योर करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इलीगल या आर्बिट्ररी ना हो। एग्जाम्पल, कोर्ट्स का जुडिशियल रिव्यू। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। ये प्रोफेशनल्स के एथिकल और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल,
डॉक्टर या इंजीनियर अपने प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करें। सोशल अकाउंटेबिलिटी, इसमें सिटीजन्स और सिविल सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टूल्स जैसे आरटीआई और सोशल ऑडिट से पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बनाया जाता है। समरी, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम करप्शन कम करता है और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है। बी, एसेंशियल्स ऑफ वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट एक टेक्निक है जिससे किसी काम को करने में लगने वाले स्टैंडर्ड टाइम का पता लगता है। ये प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। की एसेंशियल्स, स्टैंडर्ड टाइम डिटर्मिनेशन, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड एवरेज टाइम फिक्स किया जाता है। यह परफॉर्मेंस बेंचमार्क बनाता है। वर्क स्टडी टेक्निक्स, इसमें मेथड स्टडी और टाइम स्टडी शामिल है। ये काम करने के बेस्ट तरीके को आइडेंटिफाई करती है। परफॉर्मेंस रेटिंग, वर्कर्स के परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में मेजर किया जाता है। फेयर एवैल्यूएशन और रिवॉर्ड्स डिसाइड करने में हेल्प करता है। अलाउंसेस, रेस्ट, फटीग और अनअवॉइडेबल डिलेज के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इससे रियलिस्टिक स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलर रिव्यू से एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है और मोटिवेशन मेंटेन होती है। इंपॉर्टेंस, वर्क मेजरमेंट से मैनपावर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल और कॉस्ट कंट्रोल पॉसिबल होता है। ये मैनेजमेंट का एसेंशियल पार्ट है। कंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी से पब्लिक ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और वर्क मेजरमेंट से उनका परफॉर्मेंस मेजरेबल होता है। दोनों मिलकर पब्लिक मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।